नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल एकदम स्वस्थ मौज में होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छी लगन मेहनत के साथ लगातार प्रयासरत होंगे। हम बात कर रहे थे संसद की कि संसद में हम अनुच्छेदों की बात कर रहे थे कि हमने अनुच्छेद 101 तक बात की थी। हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 102 की कि अनुच्छेद 102 में क्या है। हम बात करेंगे 103, 104, 105, 106, 107 और 108 तक आज जो अनुच्छेद है उनकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। अनुच्छेद 102, इसमें क्या है? इसमें सांसदों की अयोग्यताएं। इसमें क्या है? सांसदों की अयोग्यताएं हैं कि कब कब वो अयोग्य हो जाते हैं। अनुच्छेद 102 में क्या है? अनुच्छेद 102 में क्या है? सांसदों की अयोग्यताएं हैं कि कब कब वो क्या अयोग्य हो जाते हैं। यदि कोई सांसद होता है वो भारत का नागरिक नहीं रहे और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वह सांसद अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई सांसद भारत का नागरिक ना रहे अथवा उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। तो क्या होता है? उसकी जो सांसद की जो योग्यता है वह अयोग्य हो जाएगी, अर्थात वह सांसद पद के लिए अयोग्य हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वो भारत की नागरिकता छोड़ दे और दूसरे देश की नागरिकता अपना ले। तो भारत का नागरिक है ही नहीं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या होगा? संसद का सदस्य नहीं रहेगा, अयोग्यता आ जाएगी। दूसरा है, यदि वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो भी क्या होगा? वह सांसद अयोग्यता को प्राप्त कर लेगा। यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, यदि क्या होता है? यदि कोई वो लाभ का पद ग्रहण कर लेता है कि कोई भी सांसद, तो क्या हो जाता है? संसद सदस्य बनने अयोग्य हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका हो, यदि कोई व्यक्ति क्या चुको? दिवालिया घोषित हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य है वह दिवालिया घोषित हो गया है तो सांसद के लिए अयोग्य हो जाएगा। यदि उच्चतम न्यायालय ने उसका चुनाव क्या कर दिया हो? विकृत घोषित कर दिया हो। यदि उच्चतम न्यायालय ने उसे क्या कर दिया हो? विकर्चित घोषित कर दिया हो, अर्थात उसे पागलपन घोषित कर दिया हो। अर्थात कहने का मतलब है कि उसको मानसिक रोगी सिद्ध कर दिया हो उच्चतम न्यायालय ने, तो भी संसद सदस्य के अयोग्य हो जाएगा। संसद द्वारा निर्धारित अन्य अयोग्यताएं, अगर संसद ने और अन्य योग्यताएं निश्चित करती है, वह अयोग्यताएं किसमें है? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कई सारी अयोग्यताएं हैं, उनको भी वो प्राप्त कर लेता है तो क्या हो जाता है? वह अयोग्य हो जाता है। उपयुक्त कारणों से कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के अयोग्य होगा। इनमें से कोई कारण है, अनुच्छेद 102 में ये कारण बताए गए हैं। इन कारणों के तहत यदि कोई इन कारणों से क्या हो सकता है? इन कारणों के कारण क्या हो सकता है? सांसदों की अयोग्य हो सकता है, वह संसद सदस्य बनने अयोग्य हो सकता है, अर्थात वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वो भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की अपना ले, यदि कोई लाभ का पद धारण करता हो, यदि वो दिवालिया हो गया हो, यदि वो विकर्चित हो गया हो, या संसद के द्वारा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया हो उसके तहत कुछ नियम है उनका पालन नहीं करता हो, अर्थात वो चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो, किसी मामले में उसको 2 साल की जेल हुई हो। ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनके तहत वो क्या हो जाता है? अयोग्य हो सकता है। आगे बात करेंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें क्या बताई गई है? अयोग्यताएं बताई गई हैं कि अगर इन चीज़ों का पालन वो नहीं कर पाता है तो सांसद क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। उसे चुनाव अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण आचरण के तहत दोषी न ठहराया गया हो। कोई भी जो संसद सदस्य तभी बन सकता है जब वो चुनावी अपराध नहीं किया हो या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत क्या नहीं ठहराया गया हो? दोषी नहीं ठहराया गया हो। यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव का अपराधी है या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण दोषी है तो संसद सदस्य बनने योग्य नहीं है। किसमें बताया गया है? संसद का जो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 है उसमें बताई गई है। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, उसे 2 वर्ष या उससे ज्यादा क्या हुई हो, किसी अपराध में सजा हुई हो, तो संसद का सदस्य बनने अयोग्य हो जाता है। वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल ना रहा हो, और यदि वो क्या हो, उससे जो सफल नहीं रहा हो, असफल ना रहा हो, यदि वो क्या हो कि तभी रह सकता है। एक तो चुनाव में दोषी नहीं ठहराया है, अगर वो दोषी नहीं है
यदि किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं है तो संसद सदस्य योग्य हैं। यदि उसे कोई सजा नहीं हुई है 2 साल से ज्यादा तो भी वो क्या है, संसद सदस्य बनने योग्य हैं। और उसे किसी चुनाव में, चुनाव का जो समय होता है कि आप इस तारीख तक अपना चुनाव का बुरा दे दो, उसमें असफल नहीं रहा हो तो वो क्या है, उसमें क्या हो सकता है, योग्य बन सकता है। लेकिन अगर असफल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। उसे सरकारी ठेका कार्य या सेवा में कोई रुचि ना हो, उसे सरकारी जो कार्य होते हैं, जो सरकारी ठेके होते हैं जिसमें अपने को इनकम होती है, उसमें उसको रुचि नहीं होनी चाहिए, अर्थात वो सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। वह निगम में लाभ के पद पर या निदेशक प्रबंध के पद पर ना हो जिसमें सरकार का हिस्सा क्या हो, 25% हिस्सा हो। वह किसी निगम में, जो निगम होते हैं, निगम बोर्ड होते हैं, उनमें लाभ के पद पर या निदेशक या प्रबंध के पद पर नहीं होना चाहिए जिसमें क्या हो, सरकार का हिस्सा 25% हो, उसमें भी वो काम नहीं करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करता है, ये चीजों का पालन करता है तो वो योग्य है। इनमें से किसी भी चीज का पालन नहीं करता है तो क्या है, वो अयोग्य है। उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त नहीं किया गया हो। यदि मान लो कि जॉब में रहा है तो उसे क्या होना चाहिए, उससे भ्रष्टाचार के कारण या निष्ठाहीन होने के कारण सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया हो, अर्थात उसने जो सेवा की है उसने पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करनी चाहिए। अगर किसी आदमी को बर्खास्त किया गया है तो अयोग्य हो जाएगा, तो उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं में बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, तब तो क्या है, वो योग्य है। उसे विभिन्न समूह में शत्रुता बढ़ाने व रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, और उस व्यक्ति को विभिन्न समूहों में या तो शत्रुता बढ़ाने के लिए या द्वेष पैदा करने के लिए या रिश्वतखोरी के लिए दंडित नहीं किया गया हो, अर्थात उसको दंड नहीं मिला हो। इसके अलावा उसे छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने और इनमें संलिप्त न पाया गया हो। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो छुआछूत का प्रचार करता है, दहेज का प्रचार करता है और सती होने का प्रचार करता है, इनमें संलिप्त रहता है तो वह अयोग्य है। वो इन चीज़ों में अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है, छुआछूत का, दहेज का व सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने का, उनमें संलिप्त नहीं पाया जाता है, संलिप्त नहीं पाया जाता है, संलग्न नहीं पाया जाता है, तो वो क्या है, चुनाव लड़ने योग्य है, सांसद बनने योग्य है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी सदस्य में उपयुक्त निहिरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा और इन सभी चीजों पर सांसद योग्य हैं या अयोग्य हैं, इसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन सलाह किसकी लेगा, चुनाव आयोग की सलाह लेगा। किसी सदस्य में उपयुक्त निहिरताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, हालांकि राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की सलाह अनुसार कार्य करना चाहिए। हालांकि किसके अनुसार कार्य करना चाहिए, चुनाव आयोग की सलाह के अनुसार उसको काम करना चाहिए। किसको, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 103 में यही बताया गया है, अनुच्छेद 103 में बताया गया है कि चुनाव संबंधी जो अयोग्यताओं का प्रश्न है उसका निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 103 में लिखा है। अनुच्छेद 103 में लिखा है, राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है, किसकी सलाह पर, चुनाव आयोग की सलाह पर। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 103 में लिखा है। और ये कई बार एग्जाम में आता है कि चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत सांसदों की अयोग्यताओं का निर्णय करता है, कौन से, अनुच्छेद 103 के तहत, अनुच्छेद 103 के तहत। अनुच्छेद 104 क्या है, अनुच्छेद 104 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उस पर 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन लगेगा। क्या बताया गया है, अनुच्छेद 104 में 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन किस पर लगेगा भाई साहब, ये यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है तथा संसद की कार्यवाही में भाग लेता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा, 500 रुपये जुर्माना लगेगा। अनुच्छेद 104 के तहत 500 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन लग सकता है यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और चुपके से संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। तो कितना लग सकता है, 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है, किस पर, जो संसद का सदस्य नहीं है। ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 104 में बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 105, इसमें सांसदों के, संसदीय समितियों के और जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके विशेषाधिकार बताए गए हैं। इसमें क्या है, इसमें बताया गया हमारे कि जो सांसद है और संसदीय समितियां हैं और जो सदन है उनके विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 105 में सांसद, संसदीय समितियां जो बनाई जाती है और जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा के विशेषाधिकार किसमें है, अनुच्छेद 105 में। इनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं जिनके तहत इनको कुछ छूट
दी गई है। इनको एक तो ये छूट दी गई है सामूहिक विशेषाधिकार दोनों सदनों के संबंध में। संसद के दो सदन होते हैं, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। इनके सामूहिक विशेषाधिकार की बात की गई है कि संसद की कार्रवाई को आप क्या कर सकते हो। तो संसद की कार्रवाई होती है, रिपोर्ट होती है, इनको प्रकाशित करने और अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रकाशित करने पर रोक लगाई जा सकती है। संसद को अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट, वाद विवाद को प्रकाशित करने तथा अन्यों को इसे प्रकाशित से करने से रोकने का अधिकार है। कि संसद क्या है, जो संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वो अपनी कार्रवाई को, अपनी रिपोर्ट, प्रतिवेदन को और जो वाद विवाद है इसको प्रकाशित करने और अन्य व्यक्ति द्वारा इसको प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 105 के तहत इनको विशेष अधिकार है कि जो संसद की कार्रवाई होती है, संसद का मतलब दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है, उसकी कार्रवाई, रिपोर्ट और वाद विवाद को प्रकाशित करने और अन्य को प्रकाशित से करने से रोकने का अधिकार प्राप्त है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने क्या किया है, इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है कि आप इसमें कर सकते हो, कार्रवाई है वो कौन, मीडिया क्या कर सकता है, उसको प्रकाशित कर सकता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने संसद की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्रवाई की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया है, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह बताया गया कि संसद की कार्रवाई, रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लेकिन जो गुप्त बैठक होती है संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की जो गुप्त बैठक होती है, उसमें ये छूट नहीं है। किसमें बताया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संसद की पूर्व अनुमति के बिना, संसद की पूर्व अनुमति के बिना, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की पूर्व अनुमति के बिना संसद की जो कार्रवाई होती है उसको सही रिपोर्ट को प्रकाशन करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। लेकिन जो सदन की गुप्त बैठक होती है, चाहे वो लोकसभा की हो चाहे राज्यसभा की हो, उसके प्रकाशन में छूट नहीं दी गई है, तो ये उस पर लागू नहीं होता है। ये अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर कर सकती है, और जो संसद है, जो संसद के सदन है, अपनी जो कार्रवाई होती है, जो मीटिंग होती है, उससे जो बाहर के अतिथि आए हैं उसको बाहर कर सकती है, तथा कुछ मामलों पर आवश्यक विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। और कुछ विशेष मामले होते हैं जिन पर विचार विमर्श करना आवश्यक है, उन मामलों पर गुप्त बैठक कर सकती है। यह अपनी कार्रवाई से जो अतिथि आए हुए हैं उनको बाहर कर सकती है और गुप्त बैठक भी कर सकती है। संसद अपनी कार्रवाई के संचालन, कार्य के प्रबंधन तथा इन मामलों में निर्णय हेतु नियम बना सकती है। और जो संसद है अपनी कार्यवाही के संचालन करने के लिए, कार्यों के प्रबंध करने के लिए और इन मामलों में निर्णय करने के लिए क्या बना सकती है, नियम बनाने का अधिकार संसद को है। ये विशेष अधिकार है कि अपनी कार्यवाही का संचालन करने के लिए, कार्य का प्रबंध करने के लिए और जो कार्य के बाद जो निर्णय लिया जाएगा उसके लिए क्या बना सकती है, संसद नियम बना सकती है। यह सदस्यों के साथ या बाहरी लोगों की इसके विशेषाधिकारियों के हनन या सदन की अवमानना पर करने पर निंदित कर सकती है, चेतावनी कर सकती है या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। कि ये जो सदन संसद है वो सदस्यों को के साथ और या बाहरी लोगों की इसके विशेषाधिकार का जो हनन होता है तो संसद क्या कर सकती है, उसकी निंदा कर सकती है, सदस्यों को चेतावनी दे सकती है या कारावास के माध्यम में दंड दिया जा सकता है। और संसद के जो सदस्य हैं उसको क्या कर सकती है, बर्खास्त की कर सकती है, उनका निष्कासन कर सकती है। कौन, संसद। किसको, संसद सदस्यों को। ये जो संसद सदस्य होते हैं उनके साथ या बाहरी लोगों की जो इसका विशेषाधिकार का हनन किया जाता है, कि संसद के सदस्यों के द्वारा या बाहरी लोगों के द्वारा संसद का जो विशेषाधिकार है, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष अधिकार है, उसका हनन किया जाता है या उनकी अवमानना की जाती है, तो उसकी निंदित करने, चेतावनी या कारावास द्वारा क्या दे सकती है, दंड दे सकती है। और सदस्य को तो क्या कर सकती हो, निष्कासित कर सकती है, बर्खास्त की कर सकती है। इसे किसी संसद सदस्य की इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास, मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। और जो संसद है उसको क्या है, सदस्य हैं जो संसद के, उनको किसी को मान लो बंदी, अवरोध बना लिया गया है, अपराध सिद्धि हुआ है, कारावास हुआ है और मुक्ति संबंधी जो से वो तत्काल सूचना प्राप्त करने का क्या है, तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसको, संसद को, अनुच्छेद 105 के तहत। इसे किसी संसद की बंदी सदस्य है उसको बंदी अवरोध के तहत अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी जो भी है उसको तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच कर सकती है, क्या कर सकती है, जांच कर सकती है
ये संसद क्या है, जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति व संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। और जो संसद है, संसद की विशेष समितियां हैं, वो क्या कर सकती है, जांच कर सकती है, गवाह की उपस्थिति व संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है कि ये किसी भी मामले की जांच भी कर सकती है, गवाह को उपस्थित होने और संबंधित पेपर और जो भी रिकॉर्ड है उसके लिए आदेश दे सकती है। सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सकता। और जो सदन क्षेत्र है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, उस लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य को पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता। ना ही कोई कानूनी कार्रवाई सिविल और आपराधिक मामलों में की जा सकती है। और किसी भी संसद के सदस्य पर अगर मान लो उसको बंदी बनाया जाना है या उस पर कार्रवाई करनी है, तो वो बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के नहीं की जा सकती। ये भी विशेष अधिकार प्राप्त है। न्यायालय सदन व इसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और न्यायालय जो सदन की कार्रवाई है और जो निर्णय है वो इसके क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अपना पक्ष नहीं रख सकता है। न्यायालय सदन व इसकी न्यायालय न तो सदन में नई सदन की कार्रवाई में क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अपना मामला टांगने का नहीं है। न्यायालय भी अर्थात इनको न्यायालय के द्वारा भी छूट दी गई है, किनको, संसद के सदस्यों को, संसद समितियों को और सदनों को न्यायालय सदन व इसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे विशेषाधिकार है सांसदों के, संसद सदस्यों के और संसदीय समितियों के और सदनों के। इसके तहत उनको छूट दी गई है। क्या क्या छूट दी गई है, कि छूट दी गई है कि सामूहिक विशेषाधिकार दोनों के लिए गए हैं कि सदन को अपनी कार्रवाई, रिपोर्ट, वाद विवाद को प्रकाशित करने तथा अन्य को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत थोड़ी सी छूट दी गई है कि आप सही रिपोर्ट प्रकाशित करो तो छूट है, लेकिन गुप्त मामलों में ये नहीं है। और अपनी कार्रवाई से अतिथियों को बाहर करने का इसको अधिकार है और ये विचार विमर्श करने के लिए गुप्त बैठक कर सकती है। संसद अपनी कार्रवाई के संचालन और कार्यों के प्रबंध के लिए नियम बना सकती है। ये सदस्यों के साथ और बाहरी लोगों को अगर वो विशेषाधिकार का हनन करते हैं और अवमानना करते हैं तो उनको निंदित, चेतावनी और क्या किया जा सकता है, कारावास द्वारा दंड दिया जा सकता है और सदस्य को बर्खास्त किया जा सकता है। इसे किसी सदस्य की अगर बंदी बना लिया गया है, यदि अपराध सिद्धि हो गई है, कारावास हो गया है और मुक्ति संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ये जांच कर सकता है, किसी गवाह के उपस्थित होने, रिकॉर्डों का आदेश दे सकता है। संसद क्षेत्र में जो क्या होता है, सदन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी के अनुमति के बिना, पूर्व अनुमति के बिना किसी को बंदी बनाया नहीं जा सकता और किसी को कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती सिविल आपराधिक मामलों में। और न्यायालय सदन उसकी कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 105 में बताए गए हैं। व्यक्तिगत इस विशेषाधिकार किसकी, सांसदों के क्या है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार। वो तो सामूहिक विशेषाधिकार थे जो सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा के तहत मिले हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अधिकार होते हैं सांसदों के, संसद सदस्यों के, कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं। जैसे कैसे होते हैं कि इन सदस्यों को सदन की कार्रवाई चलती है, जो सदन का सदर चलता है उससे 40 दिन पहले और सदन की समाप्ति के 40 दिन बाद इनको कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं बुलाया जा सकता, इनको बंदी नहीं बनाया जा सकता। इन्हें संसद की कार्रवाई के दौरान कार्रवाई चलने से 40 दिन पूर्व, कब कब 40 दिन पूर्व तथा कार्रवाई बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। किस मामले में, सिविल मामलों में। कि संसद की कार्रवाई चल रही है उससे 40 दिन पहले और संसद की कार्रवाई समाप्त हो गई है उसके 40 दिन बाद तक इनको बंदी नहीं बनाया जा, किसको, सांसदों को बंदी नहीं बनाया जा सकता। किस मामले में, सिविल मामलों में। संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। इनको, संसद को क्या है, जो संसद सदस्य होते हैं इनको संसद में क्या देने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, जो किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। और जो इस संसद में भाषण देते हैं उनको किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, वो वाद योग्य नहीं है। कोई सदस्य संसद या इसकी किसी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के उत्तरदायी नहीं है। और कोई संसद सदस्य है वो संसद में अपना वक्तव्य देता है या संसदीय समिति में अपना मत देता है या अपना वोट देता है, तो वो किसी भी न्यायालय में अपनी कार्रवाई के पक्ष में करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं, अर्थात उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसको भाषण देने की और वोट देने की स्वतंत्रता है, उसको न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कोई संसद सदस्य क्या कर सकता है, इसकी किसी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात न्यायालय द्वारा उसको संसद सदन में है तो संसद सदस्य को कार्रवाई में भाग लेने, भाषण देने और मत देने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।
वे न्याय निर्णय से सेवा से मुक्त है। और जो ये संसद सदस्य होते हैं वो न्याय निर्णय सेवा से क्या है, मुक्त है। संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है। कैसे मुक्त है न्याय निर्णय से, मान लो उस समय संसद का सत्र चल रहा है तो ये उस समय कोई प्रमाण देने से मना कर सकता है और कोर्ट में न्यायालय में उपस्थित होने से मना कर सकता है। कब, संसद के सत्र के समय। जो सांसद होते हैं वो न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है। संसद के सत्र के समय सदस्य न्यायालय में लंबित कोई मुकदमा है तो उसमें प्रमाण प्रस्तुत करने और या उपस्थित होने के लिए मना कर सकता है। कब कर सकता है, जब संसद का सत्र चल रहा हो। और अनुच्छेद 106 की बात करें, इसमें है सांसदों के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 106 में क्या है, सांसदों के वेतन भत्ते बताए गए हैं। किसमें, अनुच्छेद 106 में कि सांसदों को क्या मिलते हैं, वेतन भत्ते मिलते हैं। वो किसमें बताए गए हैं, अनुच्छेद 106 में बताए गए हैं। और व्यक्तिगत विशेषाधिकार सांसदों के बताए गए हैं, वो 105 में बताए गए हैं कि सदन की कार्रवाई से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामलों में इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, बंदी नहीं बनाया जा सकता। इन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। इन्हें संसद के सत्र के दौरान क्या होता है, लंबित मुकदमों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और उपस्थित होने से मना कर सकते हैं ये। और अनुच्छेद 106 में क्या है, सांसदों के वेतन भत्ते। सांसदों के वेतन भत्ते किसमें है, अनुच्छेद 106 में। जो सांसद सदस्य होते हैं, संसद सदस्य होते हैं, उनके वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 में बताए गए हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 107। इसमें क्या बात की गई, विधेयक की, कि विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 107 में विधेयक की बात की गई है। साधारण विधेयक, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक की बात की गई अनुच्छेद 107 में, किसकी, साधारण विधेयक की। और जो साधारण विधेयक होता है वो दो प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। ऐसा विधेयक जो मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है। और ऐसा विधेयक जो इसे संसद सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है वो कहलाता है निजी विधेयक। यदि किसी विधेयक ने मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो सरकारी विधेयक कहलाएगा। और यदि किसी विधेयक को ऐसे व्यक्ति ने, ऐसे संसद सदस्य ने पेश किया है जो मंत्री नहीं है तो क्या कहलाएगा, निजी विधेयक कहलाएगा। सरकारी विधेयक क्या होता है, मंत्री द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक अगर मंत्री के द्वारा पेश किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। जिस विधेयक को मंत्री ने पेश किया है तो वो क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक। निजी विधेयक, सांसद जो मंत्री नहीं है के द्वारा पेश किया जाने वाला विधेयक क्या कहलाता है, निजी विधेयक। कि ऐसा सांसद या संसद सदस्य जो क्या नहीं है, मंत्री नहीं है, उसके द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, निजी विधेयक। विधेयक को 3 चरणों में पारित किया जाता है। विधेयक को कितने चरणों में पारित किया जाता है, 3 चरणों में। उसका प्रथम पठन होता है, द्वितीय पठन होता है, तृतीय पठन होता है। इस प्रकार 3 चरणों में जो विधेयक होता है वो क्या होता है, पारित किया जाता है। पूछा जा सकता है विधेयक को कितने चरणों में पारित किया जाता है, विधेयक को 3 चरणों में पारित किया जाता है। विधेयक को कितने चरणों में पारित किया जाता है, विधेयक को 3 चरणों में पारित किया जाता है। उसका प्रथम पठन होता है, ये पहला चरण है, प्रथम पठन। इसमें क्या होता है, इसमें विधेयक का सामान्य चर्चा होती है। इसमें क्या होती है, सामान्य चर्चा होती है प्रथम पठन में। इसमें कोई संशोधन नहीं होते हैं। और यदि विधेयक को सरकारी गजट, समाचार पत्र होता है, गजट में प्रकाशित किया गया है तो उसको प्रथम पठन मान लिया जाता है। विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है। प्रथम पठन में क्या देता है, विधेयक का सामान्य परिचय दिया जाता है। उस पर विधेयक पर चर्चा नहीं होती है और न ही संशोधन होता है। इस पर न तो चर्चा होती है न ही संशोधन होता है, केवल उसका जो सामान्य बेसिक परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दिया जाता है। यदि विधेयक गजट में प्रकाशित हो चुका है तो इसे ही प्रथम पठन मान लिया जाता है। और गजट क्या होता है, सरकारी समाचार पत्र क्या कहलाता है, गजट कहलाता है। यदि विधेयक गजट में प्रकाशित हो गया है तो इसे प्रथम पठन मान लिया जाता है। तो याद रखना, प्रथम पठन में क्या होता है, प्रथम पठन में केवल उस पर सामान्य परिचय दिया जाता है। प्रथम पठन में न तो चर्चा होती है न ही कोई संशोधन होता है। और गजट को में प्रकाशित हो गया है तो उसको क्या मान लिया जाता है, प्रथम पठन मान लिया जाता है। द्वितीय पठन, द्वितीय पठन के 3 उपचरण होते हैं। द्वितीय पठन के क्या होते हैं, 3 उपचरण होते हैं। द्वितीय पठन के क्या होते हैं, 3 उपचरण होते हैं। प्रथम पठन के बाद द्वितीय पठन आता है और द्वितीय पठन के क्या होते हैं, 3 चरण होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो सामान्य चर्चा होती है, फिर समिति स्तर पर जाता है, फिर विचार विमर्श होता है। द्वितीय पठन में क्या होती है, पहले सामान्य चर्चा। द्वितीय पठन में जो पहला चरण आता है वो होता है सामान्य चर्चा। विधेयक पर तत्काल चर्चा की जाती है या चर्चा हेतु अन्य दिन निर्धारित किया जाता है।
प्रथम पटन में क्या होता है, केवल सामान्य परिचय दिया जाता है, न तो उस पर चर्चा होती है, न ही उस पर संशोधन किया जाता है। फिर दूसरा पठन आएगा, इसमें सामान्य चर्चा होती है, 3 चरण होते हैं। पहला होता है सामान्य चर्चा। सामान्य चर्चा में क्या होगा, या तो तत्काल चर्चा होगी या अन्य कोई एक दिन फिक्स कर लिया जाएगा जिस दिन क्या होगी, चर्चा होगी। विधेयक पर तत्काल चर्चा की जाए या चर्चा हेतु अन्य दिन निर्धारित कर लिया जाएगा। यहां से फिर कहां जाएगा, विधेयक परवर समिति को सौंपा जाएगा। परवर समिति क्या होती है, परवर समिति होती है एक सलाहकार समिति है, और जो विधेयक होता है उस पर विचार विमर्श करने का कार्य करती है परवर समिति। परवर समिति के बाद कहां जाता है, ये संयुक्त समिति को सौंपा जाता है। किसको सौंपा जाता है, संयुक्त समिति को सौंपा जाता है। कि पहले तो क्या होगी, उस पर चर्चा, चर्चा के बाद कहां जाएगा ये, परवर समिति, और परवर समिति के बाद कहां जाता है ये, संयुक्त समिति। कहां जाता है, संयुक्त समिति के पास ये विधेयक जाता है। कहां जाता है, पहले तो इस पे चर्चा होगी दूसरे में, इसके बाद परवर समिति के पास जाएगा, इसके बाद संयुक्त समिति के पास जाएगा, और जनता की राय जानने के लिए इसको कहां किया जाता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, समाचार पत्र में प्रकाशित, समाचार पत्र में क्या किया जाएगा, समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। किसको, विधेयक को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाए। इसके बाद दूसरा उपचरण आता है समिति स्तर। किस पर, समिति स्तर। किस पर, समिति स्तर। इसमें क्या होता है, विषय को खंडों में बांटा जाता है, उसको प्रत्येक भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग पर क्या होती है, विस्तार से चर्चा की जाती है और यथा आवश्यक संशोधन करती है। समिति क्या करती है, प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा करती है, और समिति के द्वारा क्या किया जाता है, और समिति के द्वारा आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। किसके द्वारा, समिति के द्वारा। सामान्य चर्चा हो गई। सामान्य चर्चा क्या होगी, या तो उसी दिन होगी तत्काल, या बाद में कोई दिन फिक्स करेंगे। इसके बाद परवर समिति को जाएगा, इसके बाद संयुक्त समिति को जाएगा, जनता की राय जानने के लिए समाचार पत्रों में जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये समिति के पास जाता है। समिति जो विधेयक का विषय उसको खंडों में बांटती है, और खंडों के क्या होती है, विस्तार से चर्चा होती है, और जो आवश्यक संशोधन करना होता है वो संशोधन समिति के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, विचार विमर्श। सदन प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा करता है। विचार विमर्श क्या करता है, विचार विमर्श में क्या होता है, प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा की जाती है। यथा संशोधन नहीं करता है, इसमें क्या होता है, यथा संशोधन करता है, और प्रत्येक भाग को सदन क्या करता है, मतदान द्वारा पारित करता है। किससे द्वारा, मतदान द्वारा प्रत्येक भाग को क्या किया जाता है, सदन द्वारा पारित करवाया जाता है। प्रत्येक खंड पर विस्तार से चर्चा होगी, जो आवश्यक संशोधन होंगे वो किए जाएंगे, और आवश्यक संशोधन के बाद क्या होगा, प्रत्येक खंड को, प्रत्येक भाग को, या प्रत्येक खंड को क्या किया जाएगा, प्रत्येक भाग या प्रत्येक खंड को सदन मतदान द्वारा क्या करेगा, पारित करने का काम करता है। इसके बाद आता है तृतीय पठन। इसमें क्या होती है, समग्र रूप से क्या होती है, विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक पर चर्चा तृतीय पठन में समग्र रूप से होती है। विधेयक के पक्ष और विपक्ष पर क्या होती है, चर्चा होती है। अब तृतीय पठन में क्या होता है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो व्याकरण की अशुद्धियां होती है उसको सही किया जा सकता। अब विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन व्याकरण की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। किसमें, तृतीय पठन में। विधेयक को पारित किया जाता है, प्रथम सदन में पारित पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो प्रथम सदन में अपनाई जाती है। विधेयक को पारित किया जाता है, प्रथम सदन में पारित पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रकार इसमें कितने पठन हो गए, 3 पठन हो गए। कैसे हो गए 3 पठन, कि सबसे पहले क्या होते हैं, 107 में विधेयक को बताए गए हैं, इसके 3 पठन होते हैं। इसमें बताया गया है साधारण विधेयक। अनुच्छेद 107 में क्या बताया गया है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, हमने बात की, निजी और सरकारी। आर्टिकल 107। इसके बाद इसमें क्या होते हैं, उसके 3 पठन होते हैं, 3 चरणों में पारित होता है। प्रथम पठन, प्रथम पाठन या पठन, इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य परिचय। क्या होता है, सामान्य परिचय होता है इसमें, और गजट में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय पठन। द्वितीय पठन के पाठन के या पठन के कितने होते हैं, 3 उपचरण होते हैं। कितने होते हैं, 3 उपचरण। क्या होते हैं, 3 उपचरण होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला होता है सामान्य चर्चा। इसमें सामान्य चर्चा की जाती है, और जो आवश्यक संशोधन होने चाहिए उस पर चर्चा की जाती है। चर्चा की जाती है, सामान्य चर्चा कब की जाती है, या तो उसी दिन की जाती है या अगले दिन की जाती है जब भी कोई। इसके बाद ये परवर समिति को जाता है। उसके बाद यहाँ पे किसको जाएगा, परवर समिति को जाएगा।
किसको? प्रवर समिति। इसके बाद किसको जाएगा? संयुक्त समिति। और इसके बाद संयुक्त समिति के बाद समाचार पत्र। ये तो होगा कौन सा हो गया? ये हो गया सामान्य चर्चा। इसके बाद इसी में बात करें दूसरा होता है इस पे समिति स्तर। समिति स्तर में क्या होता है? समिति इसको क्या करती है? खंडों में बांटती है। क्या करती है समिति? इसको खंड में विभाजित और प्रत्येक खंड पर क्या होती है? चर्चा होती है और संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा विचार विमर्श। इस पर क्या होता है? चर्चा की जाती है। विचार विमर्श में क्या होती है? चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद आवश्यक जो संशोधन होते हैं वो किए जाते हैं और इसमें जो मतदान द्वारा इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। इसके बाद होता है प्रथम पठन, द्वितीय पठन और होता है तृतीय पठन। तृतीय पठन में क्या होता है? इसमें समग्र रूप से चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, पक्ष व विपक्ष की बात रखी जाती है, पूरे जो विधेयक है उस पर चर्चा की जाती है तृतीय पठन में। इसके बाद इसको पारित करवाया जाता है और पहले सदन के एक सदन से पारित होने के बाद ये क्या होता है? दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो विचार विमर्श प्रत्येक खंड पर विस्तार से होता है, आवश्यक संशोधन करता है, प्रत्येक भाग को मतदान द्वारा पारित करता है। तृतीय पठन में समग्र विधेयक पर चर्चा की जाती है। अब विधेयक संशोधन नहीं किया जाता है लेकिन व्याकरण की अशुद्धि को दूर किया जाता है, विधेयक को पारित किया जाता है। प्रथम सदन में पारित पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके बाद आता है दूसरा सदन अधिकतम 6 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है। प्रथम सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन दूसरे सदन को यह अधिकार है कि वह किसी विधेयक को अधिकतम कितने माह तक रोक सकता है? 6 माह तक रोक सकता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दूसरा सदन अधिकतम किसी विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? 6 माह तक अधिकतम वो रोक सकता है। किसी भी विधेयक को दूसरा सदन पहले सदन से पारित होने के बाद जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो अधिकतम 6 माह तक वो किसी विधेयक को रोक सकता है। दोनों सदनों के द्वारा विधेयक एक ही रूप में पारित होना चाहिए और दोनों सदनों के द्वारा एक ही रूप में पारित होना चाहिए। किस रूप में? जिस प्रकार पहले सदन ने पारित किया है उसी प्रकार दूसरे सदन में ही पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बन जाता है? कानून, नियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और दोनों सदनों से पारित हो गया तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 108 में आती है संयुक्त बैठक। किसके द्वारा बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है जब दोनों सदनों में क्या हो? किसी विधेयक पर अवरोध हो, गतिरोध हो। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त बैठक का उल्लेख किसमें है? संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में। यदि एक सदन, संसद का एक सदन विधेयक को पारित कर देता है और दूसरा सदन विधेयक को पारित न करे तो दोनों सदनों में टकराव की स्थिति हो तो राष्ट्रपति संसद की दोनों संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? याद रखना, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। संयुक्त बैठक बुला सकता है कौन? राष्ट्रपति। जब एक विधेयक किसने पारित करे? एक सदन ने पारित कर दिया हो लेकिन दूसरे सदन उसको पारित नहीं करे और दोनों सदनों में क्या हो जाए? टकराव की स्थिति हो जाए तो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अनुपस्थिति में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। इसके अनुपस्थिति में कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष करेगा पहले तो, लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये नहीं है तो कौन करेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। कौन करेंगे? लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर ये दोनों भी नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा उपसभापति। याद रखना, यहाँ पे क्या याद रखना है? क्या लिखा है? उपसभापति। कौन करेगा? सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है,
आपको पता है कौन होता है राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो आप ये क्रम भी ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन किसकी अनुपस्थिति में कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, किसकी अनुपस्थिति में कौन लोकसभा की संयुक्त बैठक होती है, लोकसभा राज्य की अध्यक्षता करता है। सदस्य स्वयं में से किसी को अध्यक्षता के लिए चुनते, और मान लो ये भी नहीं हो तो क्या होगा? सदस्यों में से चुना जाएगा, सदस्यों में से अध्यक्षता की जाएगी। किसकी? जब ये तीनों ही नहीं हो। हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आती है, तीनों में से एक तो रहता ही है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तीनों ही नहीं हो, कि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सदस्यों में से किसी को अध्यक्षता के लिए क्या करते हैं? चुनते हैं, किसी को अध्यक्षता के लिए चुनते हैं। लोकसभा के नियमों प्रक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है, और जब ये संयुक्त बैठक होती है जिसमें जो लोकसभा के नियम है और लोकसभा की प्रक्रिया है उसका प्रयोग किया जाता है। लोकसभा के जो नियम है और प्रक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है? संयुक्त बैठक में। किसमें किया जाता है? संयुक्त बैठक में। किसमें? संयुक्त बैठक में लोकसभा के जो नियम है और प्रक्रिया है उसका प्रयोग संयुक्त बैठक में किया जाता है। और जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में बुलाई जाती है, धन विधेयक और संविधान संशोधन मामलों पर जो संयुक्त बैठक होती है वो नहीं बुलाई जाती है। तो ये भी हमें याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो साधारण बैठक होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, वो या तो साधारण विधेयक पर, किस पर? साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर बुलाई जाएगी, या फिर बुलाई जाएगी वित्त विधेयक पर। साधारण विधेयक व वित्त विधेयक पर किस पर बुलाई जाएगी? जो संयुक्त बैठक होती है वो साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर के मायने में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। कब नहीं बुलाई जा सकती? धन विधेयक के मामले में और संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो याद रखना, धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, और साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है 1962। ये भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कितनी बार? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक तो बुलाई गई है 1962, एक बुलाई गई है 1978 और एक बुलाई गई है 2002। 1962 में क्या था? दहेज अधिनियम 1961 का। 1978 में क्या था? बैंकिंग सेवा वाला। और 2002 में क्या था? आतंकवाद निवारक अधिनियम। तो बात करते हैं इनकी, इनमें क्या होता है। तो पहली तो बुलाई गई थी 1962 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का था? 1961 का था, और बैठक बुलाई गई थी 1962 में। दूसरी बुलाई गई थी 1978 में, क्या था? बैंकिंग सेवा आयोग समाप्ति अधिनियम था, कब का? 1977 का। तीसरी बुलाई जाती है 2002 में। कब बुलाई जाती है? 2002 में, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 का। अब बात करें इस समय कौन क्या था, वो बात करें तो जब पहली बैठक बुलाई गई तब प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। 1962 में जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का था, 1962 में बुलाई गई, 1978 में बुलाई गई और 2002 में बुलाई गई। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था और उस समय राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आगे बात करें, दूसरा 1978 में बुलाई गई, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1978 में जब दूसरी संयुक्त बैठक बुलाई गई तब प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति की बात करें तब राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तब राष्ट्रपति कौन थे? जब राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी।
जो कि आपको पता है ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, उस समय राष्ट्रपति थे। तीसरी बैठक बुलाई गई, तीसरी बैठक 2002 में बुलाई गई आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 के लिए। तब प्रधानमंत्री की बात करें, तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2002 में प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और बात करें राष्ट्रपति की, तो उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे 2002 में। इस समय बात करें 2002 में राष्ट्रपति की, तो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम के आर नारायणम। कौन थे, के आर नारायणम। के आर नारायणम क्या थे हमारे, के आर नारायणम उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थे। कब थे, 2002 में। 2002 में कौन थे, 2002 में थे के आर नारायणम, के आर नारायणम। के आर नारायणम क्या थे उस टाइम, राष्ट्रपति थे। कब, 2002 में। तो आप ये याद रखना कि कौन क्या था उस समय। तो अब तक कितनी बार, अब तक 3 बार, 1962, 1978। 1962 में क्या था, दहेज प्रतिशत अधिनियम। 1978 में क्या था, बैंकिंग सेवा समाप्ति अधिनियम। और 2002 में क्या था, आतंकवाद निवारक या आतंकवाद निरोधक अधिनियम। प्रधानमंत्री कौन थे 1962 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1978 में कौन थे, मोरारजी देसाई। राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। 2002 में प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रपति कौन थे, के आर नारायणम। तो याद रखना अब तक 3 बैठक बुलाई गई है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बहुत काम की चीज है। इसमें से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब आप बजे एग्जाम देते हो, SIRS, सब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट ऐसे एग्जाम देते हो। और हो सकता है CET में भी पूछा जाए इनमें से। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने अनुच्छेद 102 से लेकर 108 तक की बात की। आज की क्लास में हमने पढ़ा है, आज की क्लास में हमने बात की है अनुच्छेद 102 सांसदों की अयोग्यताएं। इसके बाद हमने बात की अनुच्छेद 103 की। अनुच्छेद 103 में बताया गया है कि राष्ट्रपति सांसदों की अयोग्यता का निर्णय करता है चुनाव आयोग की सलाह पर। 104 में क्या बताया गया, सांसदों के वेतन भत्ते बताए। 104 सॉरी 104 102 में हमने की बात की सांसदों की अयोग्यताएं। 103 में हमने बात की सांसदों की अयोग्यता निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। 104 में बात की हमने कि अनुच्छेद 104 के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगता है यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है और कार्रवाई में भाग लेता है। इसके बाद हमने अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकार की बात की। इसके बाद 106 में हमने क्या बात की, 106 में हमने सांसदों के वेतन भत्तों की 106 में बात की। 107 में हमने विधेयक की बात की, साधारण विधेयक जो 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और निजी। 108 में हमने बात की, 108 में हमने बात की संयुक्त बैठक की। जो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, 1962 में दहेज के लिए, 1978 में बैंकिंग सेवा के लिए और 2002 में आतंकवाद निरोधक या निवारक के लिए। तो हमारी आज की क्लास थी। नेक्स्ट की क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे। धन्यवाद।